हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम लोग ज्योग्राफी देख रहे हैं और खास करके भौतिक पर्यावरण के रूप में बुक है हमारी, उसको पढ़ रहे हैं। तो कल थोड़ा सा मैं आपको समझा चुका था कि हम इसमें देख रहे थे भारत का कि लंबाई चौड़ाई कितनी है, कितने कितने कैसे है, समुद्री मील तक कहाँ तक आपका जो है। हम ये आपका देख लिए थे कि 12 समुद्री मील तक हमारा स्थिति है, ठीक। और मैंने आपसे कहा था कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं को थोड़ा सा आप लोग पढ़ के आना है ताकि आप इसको देख सकें। क्लियर है? थोड़ा इसमें अब हम जो है आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ के हम लोग देखेंगे अक्षांश रेखा मानों से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंधीय और उत्तरी हिस्सा उपोष्णकटिबंधीय अथवा कोस्ट शीत कटिबंधीय में स्थित है। यही स्थिति भू आकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकार, प्राकृतिक वनस्पति में पाए जाने वाली भारी विभिन्नता का उत्तरदायी है। यानी कि उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, कोष्ठ कटिबंधीय ही ये ऐसे कारक हैं जो आपका डिपेंड कर रहे हैं। जैसे समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि आप 9th क्लास की ज्योग्राफी को पढ़ेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब कितने बच्चे ही ऐसे होंगे जिन्होंने घर जाकर 9th की ज्योग्राफी को पढ़ा होगा कि सर ने बोला है तो थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे तो हमारे जैसे ही हैं कि छोड़ो ना, सर ने बोला ही तो है, कहा थोड़ी है करने के लिए, करके लाना है। क्लियर है? चलिए अब देखिए, ये हमारी होगी अर्थ। क्लियर हो गया? और ध्यान रहेगा, और अर्थ पे ये हो गई हमारी 0 डिग्री। कितनी हो गई? 0 डिग्री। मैं बाहर इसलिए निकाला ताकि तुम्हें कंफर्म रहे। और ये कितना हो गया? 23 हाफ। और ये कितनी हो गई? 23 हाफ। क्लियर है? ध्यान रहेगा, थोड़ी सी नीचे हो गई है। ठीक है, अब देखिए, अब आप जानते हैं कि ये कौन सी रेखा है। ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, और ये कौन सी है? विषुवत रेखा। और आप जानते हैं ये कितने पर है? ये 23 हाफ नॉर्थ और ये 23 हाफ साउथ, और ये कितना है? 0 डिग्री। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब आप ध्यान दिए थोड़ा सा, ये जो बीच का क्षेत्र है, ये जो बीच का क्षेत्र है, इसी बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? उष्ण उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अच्छा, और इसके बाद आप ध्यान रखिए, एक यहां लाइन मिलती है, एक लाइन यहां मिलती है। ये जो क्षेत्र है ये कहा जाता है, एक कौन सा पढ़ा अभी? शीतोष्ण। और उसके बाद हम कौन सा पढ़ेंगे? उपोष्ण। ये कौन सा मिलता है? उपोष्ण। उपोष्ण कटिबंध। और इसके नीचे में ये कौन सा होगा? शीतोष्ण। और ये कौन सा होगा? ध्रुवों पर शीत। ये कौन सा होगा? शीतोष्ण। और ये कौन सा होगा? शीत। ध्यान रहेगा, इतना आपको ध्यान रखना चाहिए। ये वो सारे क्षेत्र हैं जो मुझे लिखाने थे, आप देख लीजिए। और ये सब किस क्लास में है? ये मैंने आपको 9th क्लास में पढ़ाए हैं। जो हमारा भूगोल है, ज्योग्राफी है, उसका ही आपका लेसन नंबर 1 में मैंने आपको
सब पढ़ा रखा है। क्लियर है? देख लिया। अब कहां पर उष्ण है ये आपको क्लियर हो गया होगा कि भैया ये वाला जो रीजन है इतना, ये उष्ण है, और ये वाला जो रीजन है ये उपोष्ण है, ये रीजन उपोष्ण है। और ध्यान रखिए ये वाला रीजन कैसा है, शीतोष्ण है। ठीक है, ये भी शीतोष्ण है, ये भी शीतोष्ण है, ये भी शीतोष्ण है, ये भी शीतोष्ण है। क्लियर है? और ये जो रीजन है खासकर कौन सा क्षेत्र, ये ध्यान रखिए, ये कैसे हैं, ये सब शीत हैं। ये जो एरिया है ये कैसे हैं, ये सब आपके शीत हैं। ध्यान रहेगा। तो शीत, शीतोष्ण, उपोष्ण सब आपको। अब देखिए ये आपने देख लिया, कोई भी अगर क्षेत्र किसी भी कटिबंध में आएगा, किसी भी कटिबंध में आएगा, वह क्षेत्र क्या होगा, ये भाप का निर्धारित करेगा। ठीक, अगर उष्ण के बेल्ट में आया तो चाहे यहाँ मिट्टी हो, फसल हो, उस हिसाब से होगी। अच्छा, चाहे कोई उपोष्ण में आया हो, चाहे कोई शीतोष्ण में आया हो, और चाहे कोई आपका शीत में आया, तो उसी हिसाब से यहाँ की जलवायु, क्षेत्र, मिट्टी, ये सब चीजें क्या करती हैं, एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। तो इतना समझाने के लिए मुझे इतना बताना पड़ा। अगर आपने 9th क्लास आपने रिवीजन की होती, पढ़ा होता, तो मुझे इतना सब कुछ दिखाने और बताने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हम समझते चल रहे हैं। आइए हम देशांतरीय विस्तार और भारत के लगभग उसके प्रभाव का अध्ययन करेंगे। देशांतर रेखाओं के मानो तो स्पष्ट लगभग 30 डिग्री का अंतर होता है। देशांतर रेखाओं में स्पष्ट है कि इनमें 30 डिग्री का अंतर होता है। देशांतर पूर्व व पश्चिम भागों में समय के लगभग 2 घंटे का अंतर पैदा करता है, पूर्व से पश्चिम के बीच। आप भारतीय मानक समय से पहले ही परिचित होंगे, स्टैंडर्ड टाइम से परिचित होंगे। मानक योगांतर का उपयोग होता है जब उत्तर पूर्व राज्य के जैसलमेर से तुलना की जाती है तो सूर्योदय में 2 घंटे का अंतर आपको दिखता है। असम का डिब्रूगढ़, इम्फाल के भागों में स्थित जैसलमेर, भोपाल, चेन्नई की घड़ी समान दिखाई देती है क्योंकि भारत के कुछ स्थान पर इनके नाम लिखे हैं और मानक योगांतर रेखाओं से गुजरती है। अब आपने अगर पूरा चैप्टर पढ़ा है तो फिर इससे अच्छी बात ही क्या है। अब सोचिए, ये जो स्थान है ये किसी और अक्षांश पर आपका देशांतर पर स्थित है और ये किसी और देशांतर पर स्थित है। अब इसके बीच में देशांतर तो होंगे ही। अब एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का अंतर आता है। अगर एक देशांतर पार किया आपने, ऐसे देखिए, समझने का प्रयास कीजिए कि अगर आपने एक देशांतर पार किया से आप दूसरे देशांतर में गए तो 4 मिनट, यानी कि ऐसे लाइन कीजिए। अगर आप एक से यहां जा रहे हो, आप 1 से 2 में गए तो 4 मिनट का अंतर है। 2 से 3 में गए 4, फिर 3 से 4 गए 4, ऐसे कर कर आप देखेंगे कि 15 अक्षांश अगर हम चले और 4 मिनट का अंतर है तो 15 चौका 60, यानी कि 15 देशांतर चलने से, देशांतर चलने से कितने का अंतर आ गया, 1 घंटे का अंतर आ गया। सोच के देखिए, 15 देशांतर चलने में ही 1 घंटे का अंतर आ रहा है। ठीक, और आप जानते हैं कि ये हमारा, नहीं यहां नहीं बना रहा क्योंकि पेज बहुत सारे भर चुके हैं, पीछे चलते हैं वापस। अब ये देखिए, ये है आपका देशांतर। तो आप ध्यान रखिए, देशांतर का ये वाला हिस्सा ईस्ट है और ये वाला हिस्सा कैसा है, वेस्ट है।
तो ये 180 इधर है और 180 इधर है, तो 180 प्लस 180 कितना हुआ 360 और प्लस एक जीरो, तो कितना हो गया 361। ठीक, ये जीरो का क्या करती है, विश्व का समय निर्धारित करती है। और ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट यानी कि पूर्वी देशांतर से निर्धारित होता है, निर्धारित होता है। क्लियर है? और 82.5 कहां से गुजरती है, ये देखिए, अभी देख लेंगे और ऊपर कहीं निशान बनना होगा। ये रहा 80 और ये रहा 84, 82.5 इनके आसपास होगा। अब ऐसे ही आप एक सीधी रेखा खींच दीजिए, क्या कर दीजिए, सीधी रेखा खींच दीजिए। तो ये यहां से क्या होता है, भारत का समय फिक्स होता है। तो ये स्थान कौन सा है, 82.5 डिग्री ईस्ट, उत्तर प्रदेश का जगह है नैनी सैनी, इलाहाबाद के पास, प्रयागराज के पास नैनी सैनी, वहां से फिक्स होता है। क्लियर है? तो ये पूर्वी और ये पश्चिमी। अब होता क्या है, यहाँ सूर्य जल्दी निकलता है, जल्दी छिप जाता है, यहाँ देर से निकलता है और देर से छिपता है। इन दोनों के देशांतर में गैप होने की वजह से 2 घंटे का अंतर आता है। और भारत का समय कितना है, विश्व के समय से 5.5 घंटे आगे। अब क्यों है विश्व के समय से 5.5 घंटे आगे, क्योंकि आप जानते हो कि जो अब हम तो यहाँ हैं कहीं 82.5 पर इधर, और हम जीरो से फिक्स करेंगे। पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, तो जब भी हम इधर को चलेंगे समय हमेशा ऐड होता है और इधर को चलेंगे हमेशा माइनस होता है। तो इसलिए इस जीरो से भारत पहुंचने में 5.5 घंटे ज्यादा आते हैं, इसलिए विश्व का समय 5.5 घंटे ज्यादा है। अभी मैंने आपको मोटा समझाया, बारीक अच्छे से बिल्कुल एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप मैंने कक्षा 9 में आपको पढ़ाया। रिविजन करिए वहां जाके पहले। क्लियर? चलिए देख लिया इतना, आगे बढ़ जाए। विश्व के देशों के आप हम समझते हैं कि मानक योगांतर 7 डिग्री 30 में देशांतर गुणक में चुनते हैं। 82.5 आपका पूर्वी योगांतर भारत का मानक समय चुनता है, अभी मैंने बताया है। और मानक समय ग्रीनविच यानी कि जो आपकी 0 डिग्री है, ये जो आपका 0 डिग्री है, ग्रीनविच कहते हैं 0 डिग्री को, 5.5 घंटे यानी कि 5 घंटे 30 मिनट आगे, क्योंकि यहाँ की तरफ क्या होता है, समय प्लस होता है और इधर क्या होता है माइनस। समझिए, आप अगर 0 डिग्री पर खड़े और 0 डिग्री से आप अगर इधर चलेंगे तो आपका एक अगर देशांतर आपने प्यार किया तो -4 मिनट का कमी आएगी, और आप इधर जाएंगे तो आपका जुड़ जाएगा। कह रहे सर मजा नहीं आया कुछ समझने में, थोड़ा सा समझाइए। मान लीजिए आप यहां खड़े हुए हैं, ये फिलहाल आप 0 पर खड़े हो और आज रात के 12 बजे हुए हैं, पूरे 12 बज रहे हैं। अगर आप 12 बजे से आप इधर जाते हैं 1 डिग्री, तो यहां क्या होगा, यहां होंगे 12:04 और आप इधर जाते हैं तो यहां होंगे 11:55। तो यहां क्या हुआ, टाइम प्लस हुआ, इधर क्या हुआ माइनस। कितना, एक देशांतर से दूसरे देशांतर जाने में कितने का अंतर आया, 4 मिनट का। बस ये आपको ध्यान, क्लियर है? अब बताइए जितना पढ़ाया है ये देशांतर, अक्षांश, कटिबंधीय, ये सब चीजें क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? क्योंकि बच्चों जब तक आप पढ़ोगे नहीं, पिछला आपको अगर आपको रिवीजन नहीं है तो प्रॉब्लम करेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप रिवीजन करिए, समझ आएगा क्यों घट रहा है, क्यों समय बढ़ रहा है। ये सब इस वजह से है क्योंकि आप लोगों ने रिवीजन नहीं किया है। चलिए जल्दी से एक बार देख डालिए।
अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ तो आपको करके, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आपको घर से करना है। अब पहला क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? प्रश्न नंबर 2, ये पहला प्रश्न मान लीजिए इसको। देखिए, भारत मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? क्लियर है? अब आपको दोनों बताना है, ये भी और यूपी, और साथ में उस राज्य का नाम भी बताना है। कह रहे उस राज्य का नाम बताओ जहां कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों मिलती है। सॉरी, कर्क रेखा और भारत मानक समय रेखा दोनों मिलती है। चलिए करिए फटाफट। बढ़ जाए आगे। क्लियर है? मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा थोड़ा आप इनको ढूंढ लें, पढ़ लें, रिसर्च कर लें, चीजें बड़ी क्लियर हो जाएंगी। कल इसके हम क्वेश्चन आंसर को भी पढ़ेंगे। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व स्थल का 2.4 है। 2.4 का मतलब समझते हो? इसको बता देता हूं मैं आपको, कंफ्यूज नहीं होना। संपूर्ण विश्व है, और संपूर्ण विश्व के पास जितनी अर्थ है उसको मान लेते हैं हम बाप का धरती को 100%। इस 100% में से अकेले 2.4% किसके पास है? लैंड भारत के पास। बस ऐसे मान, तो भारत के पास विश्व का 2.4% भाग है। इस प्रकार भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कैसा है? विश्व का क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में कौन सी रैंक है? 7th नंबर पर आता है। और वैसे कितना क्षेत्र है? 2.4%। अगर जनसंख्या की बात करें तो विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या किसके पास है इस समय? भारत के पास है। याद रहेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने बहुत सारे फैक्ट्स को पढ़ा। कल हम टेक्स्ट को पढ़ेंगे, ऑप्शनल करेंगे, देखेंगे क्वेश्चंस को। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।